बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फ्रेज़ एंड क्लॉज। देखिए, इंग्लिश ग्रामर के अंदर फ्रेज़ और क्लॉज को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और आज हम उसके बारे में सीखेंगे कि कहते किसे हैं फ्रेज़ और क्लॉज। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि फ्रेज़ की डेफिनेशन क्या है। अ फ्रेज़ जो है, फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी फ्रेज़ एक वर्ड को भी कह सकते हैं या एक से ज़्यादा वर्ड्स को भी कह सकते हैं, मगर उनमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, ठीक है। और क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी जो क्लॉज होगा उसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, यानी दोनों ग्रुप्स हैं। फ्रेज़ भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, मगर फ्रेज़ में क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, यानी वो मीनिंग पूरी नहीं दे रहे होते, एक सेंटेंस नहीं बना पाते, सेंटेंस के मीनिंग नहीं दे पाते अकेले खड़े होकर। पर जबकि क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसमें, तो वो पूरी एक जो है ना मीनिंग दे सकता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है। एक क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। जबकि फ्रेजेस जो हैं वो सेंटेंस खुद नहीं हो सकते, हाँ सेंटेंस की मीनिंग ऐड ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस के अंदर मीनिंग कुछ एडिशनल दे सकते हैं। पर जबकि क्लॉज जो है वो आपको अलग से खड़े होकर मीनिंग भी दे सकता है और ख़ुद मतलब जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता। तो इसमें इसके अंदर जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्लॉजेज़ को और फ्रेजेस को हम किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हमने उनकी डेफिनेशन समझ ली, आइए हम चलते हैं कि अब उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। फिर हम इनके टाइप्स पर आएंगे तो आपको इंशाल्लाह से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। पहले तो हम फ्रेज़ के एग्जाम्पल्स पर आते हैं कि फ्रेज़ के कौन से एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे हमने कहा कि वन वर्ड भी आपका जो है फ्रेज़ हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी आपका फ्रेज़ हो सकता है। तो इन द पार्क, अब देखें इन द पार्क क्या है? फ्रेज़ है। द फ्रूट चाट फ्रेज़ है। अब क्लास क्या है? ही वर्क्स पीपल लाइक। अब इसमें वो काम करता है और लोगों को पसंद है। अब ये क्लॉजेज हैं, ठीक है। दोनों इनमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ये पूरी मीनिंग भी दे रहे हैं, जबकि ऊपर फ्रेज़ जो है मीनिंग नहीं दे पा रहा, ठीक है जी। तो अब हम शुरू करते हैं इनके टाइप्स, ठीक है, कि कौन कौन से जो है टाइप्स हैं आपके फ्रेजेस के, और फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो सबसे पहले हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में सबसे पहले आता है नाउन फ्रेज। ये क्या है? नाउन फ्रेज का डायरेक्ट एग्जांपल देखें, द प्रीटी लिटिल फ्लावर, यानी एडजेक्टिव के साथ ये प्रीटी और लिटिल एडजेक्टिव है, फ्लावर नाउन है, तो ये जो है आपका क्या कहलाता है? नाउन फ्रेज। उसके बाद वर्ब है। वर्ब में क्या होता है कि आप आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, नॉन स्टॉप टुडे, इसमें आपका जो वर्किंग है, आई हैव बीन वर्किंग है, वो आपका वर्ब फ्रेज कहलाता है, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं जिरंड फ्रेज। अब जिरंड फ्रेज में क्या होता है कि जिरंड तो आपको पहले ही पता है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, ठीक है, वो इस्तेमाल की जाती है एज ए नाउन। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आई लव स्विमिंग इन द ओशन। अब यहाँ पर जो स्विमिंग है वो आपका स्विमिंग इन द ओशन, ये पूरा जो है वो आपका फ्रेज़ है, मगर जिरंड फ्रेज़ है, ठीक है, क्योंकि ये जिरंड से शुरू हो रहा है ये फ्रेज़, तो हम इसको जिरंड फ्रेज़ कह रहे हैं। जैसे नाउन से शुरू हो रहा था तो हम एडजेक्टिव प्लस नाउन से शुरू हो रहा था तो उसको हम नाउन फ्रेज़ कह रहे थे, और जबकि ये जो है आपके जिरंड से शुरू हो रहा है और इन द ओशन, ये स्विमिंग इन द ओशन, ये पूरा जो है मिलकर जिरंड फ्रेज़ जो है कहलाता है, ठीक है ना। जैसे नाउन फ्रेज़ हमने सीखा था, बिल्कुल इसी तरीके से जो है ये जिरंड फ्रेज़ भी इसी तरीके से होगा। तो आई लव जो है वो आपका फ्रेज़ नहीं है, बल्कि स्विमिंग इन द ओशन ये आपका जो है जिरंड फ्रेज़ कहलाता है। तो ये दूसरी किस्म थी, बल्कि तीसरी किस्म हमने पढ़ी जिरंड फ्रेज़। उसके आगे भी चलते हैं तो उसके आगे भी आपको बहुत सारी किस्में मिलेंगी, फ्रेजेस की मिलेंगी, क्लॉजेस की मिलेंगी। तो आगे चलते हैं कि दूसरी कौन सी फ्रेज़ की किस्म है। अच्छा जी, दूसरी जो फ्रेज़ की किस्म है वो ये है पार्टिसिपियल फ्रेज़। अब पार्टिसिपियल फ्रेज़ क्या होता है? पार्टिसिपियल फ्रेज़ में ये होता है कि अ पार्टिसिपियल फ्रेज़ वर्क्स इन अ सिमिलर वे टू अ जिरंड फ्रेज़। इसका काम भी वही होता है जिरंड का जैसे होता है। It uses verb in the different way just as a gerund uses noun. For example, bracing herself, bracing herself for the jump. ये है आपका participial
फ्रेज, ठीक है ना। क्योंकि देखें जैसे ब्रेसिंग है वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है, जैसे जिरंड को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर जो है ये एज ए मॉडिफायर इस्तेमाल हो रहा है। ब्रेसिंग जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा बल्कि मॉडिफाई कर रहा है किसको, हर सेल्फ को, यानी किसी लड़की को। ब्रेसिंग हर सेल्फ फॉर द जंप, अब ये पूरा जो है फ्रेज कहलाता है आपका पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। ये जिरंड को एज ए नाउन इस्तेमाल करता है, मगर ये इस्तेमाल करता है वर्ब के साथ, ठीक है ना, एडजेक्टिव को लेकर, ठीक है। ब्रेसिंग ये एज ए एडजेक्टिव शो हो रहा है यहाँ पर, ब्रेसिंग एज ए एडजेक्टिव, यानी ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, हर सेल्फ को। तो यहाँ पर हम इसको जिरंड नहीं कहेंगे बल्कि एज एडजेक्टिव, हालांकि जिरंड का फॉर्म है पर वो एज ए एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको पार्टिसिपल फ्रेज कह रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वो फ्रेज जो है शुरू होगा किससे, प्रीपोजिशन से, यानी जो फ्रेज प्रीपोजिशन से शुरू हो तो उसे आप प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि प्रीपोजिशंस हेल्प अस टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। इसमें हम पोजीशन बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज इंक्लूड्स द प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन होता है, एज वेल एज ऑल द वर्ड्स दैट फॉलो, और उसके बाद वर्ड्स भी होते हैं। जैसे अब यहाँ पर है, द न्यू बुक शॉप इज़ गोइंग टू बी ओपनिंग नियर माई हाउस। अब यहाँ पर आखिर वाला जो नियर माई हाउस है ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। क्यों? क्योंकि नियर जो है वो प्रीपोजिशन है और माई हाउस जो है वो आपका फ्रेज है, तो ये तीनों मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं। नियर माई हाउस, जैसे आपने इन द पार्क, ही वर्क्स इन द पार्क। अब इन द पार्क, क्योंकि ये इन जो है वो प्रीपोजिशन है और द पार्क जो है वो एक फ्रेज के तौर पर, तो ये तीनों मिलकर आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज बना रहे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो वो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। अब इन्फिनेटिव फ्रेज भी आपको, इन्फिनेटिव अगर आपका क्लियर होगा, इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं कि जब एक वर्ब इस्तेमाल हो और दूसरे वर्ब से पहले हम टू की जो है ना इस्तेमाल करें, टू को इस्तेमाल करें, यानी दूसरे वर्ब से पहले हम टू को इस्तेमाल करें, एक वर्ब के बाद दूसरे वर्ब से पहले हम टू को इस्तेमाल करें एक ही सेंटेंस के अंदर, तो वो इन्फिनेटिव केस कहलाता है। तो अगर आपका ये इन्फिनेटिव केस जो है क्लियर है तो आपको इन्फिनेटिव फ्रेज भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे एज यू माइट हैव गेस्ड, एन इन्फिनेटिव फ्रेज स्टार्ट्स विद इन्फिनेटिव दैट लिंकिंग वर्ड टू, यानी टू से शुरू होगा। जैसे आई वॉन्ट टू गो टू द सिनेमा लेटर, अब यहाँ पर है आई वॉन्ट टू गो, ठीक है ना। अब ये जो है वांट तो वर्ब आ गया ना, दूसरा वर्ब है गो, गो से पहले आप आ रहे हैं टू, ठीक है। तो ये टू गो जो है, टू गो टू द सिनेमा, अब ये जो है पूरा आपका कहलाता है इन्फिनेटिव फ्रेज, ठीक है ना। यानी आप इन्फिनेटिव फ्रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, जब आप वर्ब, एक वर्ब के बाद दूसरा जब वर्ब देंगे तो उससे पहले आपको टू वैसे भी लगाना होता है। तो ये इन्फिनेटिव आपका फ्रेज कहलाता है क्योंकि इसमें टू आ रहा है, इन्फिनेटिव केस आ रहा है। उसके बाद हम आते हैं जी क्लॉजेज की टाइप्स पर, कि टाइप्स ऑफ क्लॉजेज कौन कौन से। अगर आप क्लॉजेज की डेफिनेशन जैसे हम पहले ही पढ़कर आए हैं तो उसके मुताबिक क्या होता है कि ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है और पार्ट ऑफ सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है जी। तो जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, जिसे आप कहते हैं मेन क्लॉज, ठीक है। और जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा होता वो आपका कहलाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो सबसे पहले हम मतलब जो है ना डिस्कस करेंगे कि डिपेंडेंट या मेन क्लॉज किसे कहते हैं। डिपेंडेंट या मेन क्लॉज वो होता है जो अपनी मीनिंग खुद दे सकता है, यानी उसको दूसरे किसी सेंटेंस की या फ्रेजेस की ज़रूरत नहीं होती। फ्रेजेस में हम क्या पढ़ रहे थे कि वो जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, वो कोई भी अपना सेंटेंस नहीं बना सकते, उनकी मीनिंग अलग से नहीं खड़ी कर सकते हम। यहाँ पर क्लॉजेस की एक ऐसा किस्म है, डिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज वो है, मेन क्लॉज वो है जो अपना सेंटेंस खुद बना सकते हैं, उनको किसी दूसरे क्लॉज की या दूसरे किसी फ्रेजेस की ज़रूरत नहीं होती, तो वो कहलाता है आपका मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई बात समझ में। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज वही होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाजमी है, दोनों में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसमें भी होते हैं, उसमें भी होते हैं, दोनों में ही होते हैं, ठीक है जी।
अब यहाँ पर भी देखें, मैंने वही बात डिस्कस की है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज में पूरी कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है, वो अपनी मीनिंग खुद से बना सकता है, उसको दूसरे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी मीनिंग बनाने के लिए। यानी उसमें ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, जैसे फ्रेज़ है उसकी भी डेफिनेशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मगर इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा एंड देन कंप्लीट उसका सेंस भी होगा, यानी उसके साथ ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। अब मतलब फ्रेज़ तो होगा इसमें भी, ये भी फ्रेज़ है, पर इसको दूसरे किसी हिस्से की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे फ्रेज़ जो है ना, फ्रेज़ अपनी मीनिंग सेंटेंस के मुताबिक कंप्लीट नहीं कर सकता, यानी एक फ्रेज़ को आप सेंटेंस नहीं कर सकते, मगर एक क्लॉज को आप सेंटेंस कह सकते हैं जब वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, वो अपनी मीनिंग पूरी दे सकता है, यानी उसको किसी दूसरे क्लॉज की दूसरे हिस्से की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, जैसे फ्रेजेस बनकर मिलकर क्या बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं। ठीक है, फ्रेजेस जो है मिलकर क्लॉज बनाते हैं और क्लॉजेस बनकर आपका कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। तो खुद एक क्लॉज जो है वो आपका एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, और उस क्लॉज को आप कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि वो आज़ाद होता है, वो अपनी मीनिंग खुद से दे सकता है। जैसे आई लव चॉकलेट चिप कुकीज़, ठीक है ना, ये कंप्लीट सेंटेंस है। अच्छा जी, उसके बाद है डिपेंडेंट क्लॉज। अब जैसे मैंने आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज समझाया है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में मैंने आपको क्या समझाया कि वो अपनी मीनिंग खुद से दे सकता है। ठीक है ना, उसको ज़रूरत नहीं होती दूसरे किसी क्लॉज की। ठीक है, वो खुद से अपनी मीनिंग क्लियर कर सकता है। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, वो अपनी मीनिंग खुद से नहीं क्लियर कर पाता, उसको ज़रूरत पड़ेगी, डिपेंडेंट क्लॉज को ज़रूरत पड़ेगी कि वो अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो है ना सहारा ले। ठीक है, उसको ज़रूरत लाजमी पड़ेगी कि वो क्या करेगा, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो है ना सहारा ज़रूर लेगा, तब वो अपनी मीनिंग कंप्लीट कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सेंटेंस देखें, अल्दो आई वॉज सिक, अब ये है डिपेंडेंट क्लॉज। येट आई वेंट टू स्कूल, अब दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंट है। आई वेंट टू स्कूल कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है अल्दो की। पर जबकि इसको अलग कर देना पिछले वाले हिस्से को, अब अगला हिस्सा पढ़े, अल्दो आई वॉज इल, अब यहाँ पर इसको कंप्लीट करें, क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, मीनिंग दे रहा है, नहीं दे रहा। हालांकि मैं बीमार था, तो क्या आगे, क्या यानी आगे कुछ पता नहीं, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा जी, उसके बाद है रिलेटिव क्लॉज। यही डिपेंडेंट क्लॉज जो है उनके कुछ किस्म है, इंडिपेंडेंट के नहीं, मेन क्लॉज के कोई किस्म नहीं है, कोई टाइप्स नहीं है, बल्कि जो डिपेंडेंट क्लॉज जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो अपनी मीनिंग पूरी खुद से पूरी नहीं दे सकता, उसको इंडिपेंडेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके कुछ किस्म है, जैसे रिलेटिव क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज के जो किस्म है उसमें सबसे पहले है रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसे आप कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। जैसे he knew instantly whose voice had called out to him, अब whose voice had called out to him, अब यहाँ से ये आपका कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। ठीक है ना, ये आपका कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज, डिपेंडेंट का रिलेटिव क्लॉज है किस्म। उसके बाद है एडवर्बियल। अच्छा जी, एडवर्बियल क्लॉज में क्या होता है, एडवर्बियल क्लॉज में ये होता है कि एडवर्बियल क्लॉज मॉडिफाइज द वर्ब। लाजमी एडवर्ब है तो वो वर्ब को ही मॉडिफाई करेगा, जिससे डेफिनेशन है उसकी, इन अ सेंटेंस एंड एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब। लाजमी बात है, वो एडवर्ब के तौर पर ही इस्तेमाल होगा, कि एडवर्बियल है तो एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। दे ऑलवेज स्टार्ट विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मगर उनके साथ कंजंक्शन इस्तेमाल होगा सबऑर्डिनेटिंग। जैसे आई वॉक माई डॉग अंटिल शी गेट्स टायर्ड। ठीक है ना, अंटिल शी गेट्स टायर्ड, ये आपका कहलाता है एडवर्बियल क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है। एडवर्बियल अंटिल जो है वो कंजंक्शन के तौर पर तो इस्तेमाल हो रहा है, मगर है एडवर्ब, क्योंकि वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है। ठीक है जी, उसके बाद है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट डिस्क्राइब्स अ नाउन बाय यूजिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी ये नाउन को ही डिस्क्राइब करेगा, मगर इस्तेमाल क्या करेगा, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है ना, अब देखें, द ड्रेस दैट यू बॉट, अब द ड्रेस,
द ड्रेस क्या है, ये एडजेक्टिव नाउन है, मगर इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है दैट यू बॉट, यानी वर्ब और सब्जेक्ट दोनों मिलकर मॉडिफाई कर वो ड्रेस जो तुमने मुझे खरीद कर दी, ठीक है ना। ये आपका कहलाता है एडजेक्टिव फ्राज, ठीक है जी। उसके बाद है नाउन फ्राज, नाउन क्लॉज। मैं पिछली स्लाइड में भी बोल गया था, फ्रेज नहीं बल्कि वो क्लॉज है, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम आते हैं नाउन क्लॉज पर। नाउन क्लॉज क्या होता है, एक्ट्स लाइक ए नाउन विद इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर ही नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अनलाइक ए नाउन फ्रेज इट इंक्लूड्स ए सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा, ठीक है। नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा मगर इसमें सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होगा। जैसे शी वॉज डीपली मूव्ड बाय वॉट शी हैड वॉच्ड, ठीक है, बाय वॉट शी हैड वॉच्ड। अब ये आपका कहलाता है नाउन फ्रेज, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को इस्तेमाल कर रहे हैं